हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में और 4 में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वहाँ पर क्या था कि मोशन जो हो रहा है उसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, या फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हो रहा है, यानी कि जो मोशन हो रहा है उसका रीज़न क्या है, कोज ऑफ मोशन क्या है, वो हमें सारी स्टडी किस में करनी है, लॉज ऑफ मोशन में करना है। क्योंकि देखो एक सिंपल सी कहानी को समझो, मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में तो कोई फोर्स लग रही होगी तभी ये मोशन हो रहा है, तो यही सब बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होती है। तो क्या लिखा हुआ है, एनी पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। देखो एक सिंपल सी बात को समझो, पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होती है। जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट में गए या आप किसी ऑफिस में गए तो उसके डोर पे क्या लिखा होता है, पुश लिखा होता है या पुल। पुश किया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसे अंदर की तरफ करोगे डोर को, तो उसने पोजीशन चेंज की अपनी। और अगर पुल लिखा हुआ है तो आप उसे बाहर की तरफ करोगे, यही होता है, ठीक है। तो मतलब क्या, पुश और पुल क्या है, फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, या फिर ट्राई टू चेंज द पोजीशन। अब ट्राई टू चेंज द पोजीशन को क्यों कहा, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपने फोर्स कर दी यहाँ पर, यानी कि इसको आपने पुश किया, ठीक, तो इसको आपने फोर्स दी तो ये यहाँ से डिस्प्लेस्ड होके इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप जितनी फोर्स इस बॉक्स को दे रहे हो वो सफिशेंट ना हो, ये भारी हो बॉक्स तो ये मूव ना करे, तो इसलिए बोला ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। फोर्स तो लगा ही रहे हो, ट्राई भी कर रहे हो चेंज करने की उसकी पोजीशन, लेकिन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ज़्यादा फोर्स का भी मतलब क्या है, इसको अपोज कौन कर रहा है, यहाँ पर इस बॉक्स को अपोज कौन कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स। जितनी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उतनी फोर्स आपको यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी इसको डिस्प्लेस्ड करने के लिए। ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव नहीं करेगा। तभी लिखा है यहाँ एनी पुश और पुल विच चेंज, या तो चेंज कर दे, कब चेंज करेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगेगी या उतनी फोर्स लगेगी। और ट्राई टू चेंज द पोजीशन, और ट्राई टू चेंज द पोजीशन का मतलब क्या होता है, फोर्स आप लगा रहे हो और चेंज नहीं हो रही है तो आप बढ़ा रहे हो फिर फोर्स, ठीक है, फिर पोजीशन चेंज हो रही है, तो इस वजह से ये वर्ड आया है यहाँ पर, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब देखो अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, यही सब बातें हैं। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कह रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे है, ठीक है, इसको फोर्स लगाएंगे हम तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर ये मूव कर रहा है और इस पर फोर्स लगाएंगे हम स्टॉप करने के लिए तो ये स्टॉप भी हो जाएगा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस ही बात है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल हो, जैसे साइकिल पे एक जा रहा है इंसान, ठीक है, आपका फ्रेंड ही है और आपने उसके पीछे कैरियर से उसको पकड़ लिया, फोर्स लगाई ना आपने, तो आपने क्या कर दी, उसकी स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे आप सोच सकते हो। एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस बात है आप साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है, आपको अब डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप हैंडल पे क्या करोगे, फोर्स करोगे। जैसे ये हैंडल है तो इसको आप फोर्स लगाओगे इस साइड को तो ये साइकिल क्या होगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिख रखा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है बात। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बढ़िया है। देखो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो जाती है, जैसे एक बैलून लो, बैलून को आप ऐसे प्रेस करो, ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी, बताओ होगी नहीं चेंज। एक रबड़ है, एक रबड़ को आप ऐसे फोर्स करो, मतलब फोर्स आप क्या कर रहे हो, इसको इस तरीके से खींच रहे हो तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। यह एक इंसान का ये ले लो, मान लो किसी को आपने मार पीट दिया, ठीक है, उसका फेस का नक्शा चेंज कर दिया तो उसके फेस का हम क्या कहेंगे, फोर्स की वजह से क्या हुआ। फोर्स का मतलब क्या, जब उसे थप्पड़ मुक्के मारे आपने तो क्या हुआ, आपने नहीं किसी और ने मारे मान लो, ठीक, तो क्या हुआ, उसकी शक्ल चेंज नहीं हो गई। तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि नहीं, शेप चेंज हो गई, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे आप सोच सकते हो कुछ भी, ठीक। अब बात करते हैं एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन। एरिस्टोटेलियन मतलब एरिस्टोटल जो था साइंटिस्ट, उसने क्या कहा था, उसने कहा कि इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, कि एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कीप अ बॉडी इन मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ये सुनने में तो सही लगती है बात कि हाँ भाई किसी बॉडी का जो है मोशन है तो ऑब्वियस बात है उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगी, ठीक है, सुनने में तो सही लग रही है ये बात। लेकिन ये लॉ रॉन्ग था, इसको सही किसने किया, गैलीलियो ने किया। अब गैलीलियो ने इसको कैसे सही किया वो चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये चीज़ समझ में आ गई, बट दिस लॉ इज रॉन्ग, इन प्रैक्टिस अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये इन प्रैक्टिस जो फोर्स रिक्वायर्ड है काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मैं लाइन आपको बाद में समझाऊंगा, पहले गैलीलियो की बात करते हैं। ये क्योंकि लाइन जो लिखी है ना इन प्रैक्टिस, ये बात किसने बताई थी, गैलीलियो ने ही बताई थी। ऊपर वाला लॉ रॉन्ग कर दिया था और ये बात किसने बताई कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो काउंटर करती है अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ना कि हम ये कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है।
अब ये देखो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी वन बाय वन। पहले बस इतनी बात समझो, अरिस्टोटेलियन ने कहा क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी की मोशन के लिए, ठीक है, लेकिन ये बात गलत थी। अब ये सही कैसे थी, गैलीलियो ने इसको सही किया। कैसे, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का कैसे, देखो जैसे मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, ठीक, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा स्लोप है आपके पास, डाउनवर्ड है, ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक, और कैसा हो रहा है ये, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट है मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रही है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो यहाँ मोशन डाउनवर्ड हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसने फिर क्या किया है, एक और एक्सपेरिमेंट में स्लोप कैसा लिया उसने, ऐसा अपवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, ऐसा ले लिया इसने अपवर्ड। तो अब ये यहाँ मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज स्पीड क्या होती है, रिटार्डेशन होगी। अपवर्ड स्लोप में क्या हो रहा है, ये देखो अपवर्ड स्लोप में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है बताओ जल्दी से, स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। और ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था ना, याद रखना फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कर रहा था, फ्रिक्शन नहीं था, स्मूथ सरफेस थे बिल्कुल, समझ रहे हो, फ्रिक्शन नहीं है, तभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक। फिर उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट को मूव कराया। तो उसने क्या देखा, ये तो मूव ही करता जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। ये कैसे केसेस हैं, फ्रिक्शनलेस के। कौन से केसेस हैं, फ्रिक्शनलेस के। बट इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्कुल ही फ्रिक्शन रिमूव कर दें, नहीं होता, ये इन प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिल रहा था क्या, कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्मूथ सरफेस पे, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उसने दी नहीं, ये तो मूव कर ही जा रहा है। जबकि एरिस्टोटेलियन ने क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन ये तो फोर्स यहाँ से दी नहीं, अब तो ये चली जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो उसे एक कहानी समझ में आई कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन रियलिटी फ्रिक्शनलेस सरफेस तो होता नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड भी होगी, गैलीलियो ने कहा, वो कौन सी रिक्वायर्ड फोर्स है, काउंटर करेगी जो सिर्फ फ्रिक्शन वाली फोर्स को, फ्रिक्शन वाली फोर्स को काउंटर करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में रहेगा, समझ रहे हो। ये नहीं है कि बस हमने एक्सटर्नल फोर्स की कहानी बता दी जैसे एरिस्टोटेलियन ने बोला। उसने कहा जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, अपोज, मतलब काउंटर करेगी किसको, जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है। तब यहाँ नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो है, जितनी फोर्स आप इसको लगा रहे हो वो कौन सी फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर कर रही है। तो जो नेट फोर्स होगी हमारे पास, मान लो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन की, और जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो अपोज में लगती है, वो भी 5 न्यूटन की है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, जो हमारे रियल केस हैं, ठीक है। इन रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एजम्पशंस में कर रहे हैं और जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस की बात कर लें हम, तो वो चल ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो वो चल ही जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। लेकिन जो उसने बोला कि इन रियलिटी तो ये पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कब करता है, जब हमें वो फोर्स चाहिए जो कि काउंटर करे किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को। तो नेट फोर्स यहाँ भी क्या है, हमारी ज़ीरो ही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखता है ना, इन प्रैक्टिस ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर, मोशन के लिए नहीं चाहिए वो, किसको, काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एरिस्टोटेलियन ने क्या कहा, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है कीप अ बॉडी इन मोशन। देखो सुनने में नॉर्मल बात ये लगती है, लेकिन फोर्स के जो ट्रू लॉज हैं वो इसी छोटी छोटी बातों पे डिपेंड करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है मोशन के लिए, हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, काउंटर करे फ्रिक्शनल फोर्स को, वो रिक्वायर्ड है। क्या इतनी बात क्लियर है, जो कि इसने किसने बताई थी हमें, गैलीलियो ने बताई थी। अब इसने यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है सोची, देखो कैसे। अब मैं यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ इसका, अनदर एक्सपेरिमेंट जो इसने किया गैलीलियो ने। वो क्या किया, बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो उसने यहाँ पर 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए, एक ये इस तरीके से और ये ऐसा, सेम इंक्लाइंड प्लेन है ये दोनों, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियस आता है एक्सिलरेट होगा, फिर यहाँ कांस्टेंट स्पीड से चला, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये रिटार्ड होगा, ठीक है। लेकिन इसने हाइट कितनी अटेन करी, उतनी ही हाइट अटेन करी जितनी यहाँ पर थी, उतनी ही हाइट यहाँ पर अटेन कर ली। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ ज़रा, इसमें कोई दिक्कत। फिर इसने क्या किया, ये जो इंक्लाइंड प्लेन था, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन जो था, इसको क्या किया इसने,
इस तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंक्लिनेशन था ये वाला, अब ये थोड़ा सा और क्या करेगा, कम कर दिया, ठीक है, इंक्लाइन ज़्यादा नहीं किया, कम कर दिया थोड़ा, ठीक है। अब जब ये मूव कर रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो इसने क्या देखा, इसने हाइट उतनी ही अटेन करी जितनी कि इसकी थी, यहाँ से थी, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, लार्ज हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, लार्ज हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट, जैसे एक और इसमें पार्ट किया, वो क्या किया, इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल रख दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट किया और ये इस तरीके से जा रहा है। अब इसने क्या देखा कि यहाँ पर जितनी हाइट इसकी होती है उतनी हाइट ये अटेन करता है, चाहे जितना मर्जी इंक्लाइन कर दो, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है इस तरीके से, अब ये भी क्या करेगा, उतनी ही हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो इसको मिलेगा ही नहीं। रुक कहाँ रहा था वो, जितनी हाइट से हमने दिया उतनी हाइट पे ही रुकेगा, लेकिन ये तो इसको हाइट मिलेगी नहीं वो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया पूरा का पूरा। तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ये मूव कर रहा है। तो उसे यहाँ से क्या आइडिया लगा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है अगर, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव करता रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन ये फ्रिक्शनलेस के लिए बात थी। जब इन रियलिटी उसने कहा कि फ्रिक्शन तो ख़त्म नहीं हो सकता, तो जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो कौन सी रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स के देखो, जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहे हो आप, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगती है अपोज, तो ये जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करती है, काउंटर करती है, तब ये आगे मूव करेगा, वो ये कह रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरिस्टोटेलियन ने तो इतनी बात कह के ख़त्म कर दी थी कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है बॉडी को मोशन में लाने के लिए, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ये गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, काउंटर करे जो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। क्लियर है? अब उसे यहाँ से इतनी कहानी तो ज़रूर पता चल गई कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? तो उसने यहाँ से लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बनाया? फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट गैलीलियो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था वो? अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड along a straight path will continue to move with same speed। मतलब क्या, ये जो यहाँ पर जा रहा था, a body moving with a certain speed, कुछ स्पीड से जा रही थी, along a straight path will continue to move with the same speed along the straight path in the absence of external forces। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, सेम स्पीड पे। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, अब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है कोई, तो ये चल ही रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये चीज़ उसने कहानी बताई ना आपको, रियलिटी बताई फोर्सेस की, क्योंकि फ्रिक्शनलेस में भी तो कहानी थी ना। तो उसने कहा कि ये थोड़ी है कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो चल ही रहा है। फोर्स जो रिक्वायर्ड है जहाँ फ्रिक्शन है वो कौन सी फोर्स है, जो कि काउंटर करे फ्रिक्शनल फोर्स को, वो गैलीलियो बता रहा था। अब मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गया, एक बॉडी किसी सर्टेन स्पीड से स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी, यानी कि करती रहेगी विद सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये कहानी पता चली। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो यही चीज़ न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही है। गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था वही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, या इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। वो कहाँ से आई बात? ये जो गैलीलियो ने बताई थी, ये एक्सपेरिमेंट से। समझ रहे हो कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो वो चल ही रहा है यहाँ पर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? एक टर्म है इनर्शिया, जो यहाँ से लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करी थी हमने। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी या एक, हम जिसको बोलते हैं ना, एक गुण, मटेरियल का गुण या बॉडी का गुण एक, ठीक है, उसकी एक तरह से कहते हैं जैसे आप हो, आपकी कुछ अंदर एक कुछ गुण है, ठीक है ना, आपका नेचर अच्छा, आपको गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है, ये क्या है? एक गुण है। तो ऐसे ही किसी मटेरियल का गुण है, वो क्या गुण है कि बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो अपने आप से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकता, यानी कि वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं हो सकता खुद से, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो उसको भी चेंज नहीं कर सकता, वो मोशन में ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है,
तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होंगे हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो बड़े सिंपल्स हैं और ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करेंगे तो क्या लिखता है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो टेंडेंसी है बॉडी की कि अपनी रेस्ट की जो पोजीशन है उसी में ही वो रहना चाहेगी, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसका हम एग्जांपल दें, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और गाड़ी अभी रेस्ट पे है, क्लियर। अब जब गाड़ी सडनली मूव करी, ठीक है, तो हुआ क्या, आपका जो लोअर पार्ट है वो तो किस में आ गया, गाड़ी के साथ मोशन में आ गया, लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही था, क्लियर है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। लेकिन जब गाड़ी मूव हुई तो आपको एक धक्का सा लगता है, झटका सा लगता है पीछे की साइड। वो पीछे की साइड क्यों लगा, क्योंकि रेस्ट में वो थी आपकी पोजीशन, तो वो उसी पोजीशन में रहना चाह रहा है रेस्ट में। लेकिन गाड़ी तो मूव आगे कर गई, तो वो अपर पार्ट क्या सोच रहा है, उसे पीछे ही रहना है, तो वो पीछे मूव करता है, इसलिए वो झटका लगता है पीछे वाली साइड। और यही क्या है, एक तरह से यानी कि बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, ठीक है ना, मोशन में जाने के लिए, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है अपर पार्ट, तो वो रेजिस्ट कर रहा है ना आगे मोशन में होने के लिए। तो जो इनर्शिया का जो दूसरा मीनिंग है वो यही है कि द रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्ट करना चेंज को। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि जो इनर्शिया है इसका मतलब क्या होता है, एक और रेजिस्टेंस टू चेंज जो टर्म है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो यहाँ भी यही मतलब था कि बाई वर्चू इट कैन, अगर वो अपने आप से उससे चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही है, अपने आप से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज करती, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं चेंज करती। अब वो मोशन में गाड़ी ने फोर्स लगाई तो वो आगे गया, समझ रहे हो, लेकिन वो तो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो इनर्शिया क्या है, उसका गुण है किसी भी बॉडी का। जैसे हम लोग बैठे तो हमारा भी गुण है कि वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। तो अपर पार्ट किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहा है। लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, मोशन में आ गया अगली साइड, लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है वो किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट है ना वो तो इन कॉन्टैक्ट विद प्रॉपर कार के साथ है, तो वो तो एक मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है वो हम फील कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी मूव कर गई तो वो क्या हुआ, वो ऐसे रेस्ट में रहना चाहेगा तो वो पीछे की तरफ एक धक्का सा लगता है हमें। या आप बस में भी हो, बस में खड़े हो नॉर्मली आप, ठीक है, कभी ट्रैवल किया बस में, ठीक है, जो रोडवेज़ की बसेस होती हैं उनमें किया क्या ट्रैवल, नहीं किया तो देखना वहाँ पर नॉर्मली गाड़ी रुकी हुई है, अभी ड्राइवर ने सडनली चला दी तो आप क्या करते हो, किसी की गोद में गिरोगे जाके पीछे। ऐसा क्यों हो रहा है, पिछली साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि आपकी रेस्ट की पोजीशन हुआ है। अब मोशन में क्या हो गया, गाड़ी मोशन में आ गई, समझ रहे हो, तो आपका क्या हुआ, पूरी की पूरी बॉडी पीछे गई। जब आप बैठे हुए हो तो बैठे हुए आपका सिर्फ किस पे आएगा सिस्टम, अपर पार्ट पे, अपर पार्ट पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि वो तो अटैच्ड है आपका सीट से, लोअर पार्ट तो वो तो मोशन में आ गया उसके साथ। लेकिन अपर पार्ट क्या होगा, उसको फील होगा कि वो तो रेस्ट में था, तो वो वही पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा मोशन में जाने की, इसलिए वो पहले बैकवर्ड पोजीशन आती है आपकी। क्लियर है इतनी बात? तो यही सब चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं कि अ पर्सन सिटिंग इन अ कार गेट्स अ बैकवर्ड जर्क व्हेन कार स्टार्ट्स मूविंग सडनली, ठीक है, बैकवर्ड जर्क लगता है व्हेन कार स्टार्ट्स मूविंग सडनली, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन का भी सेम ही कहानी है कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वो बॉडी किस में रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, आप कार में मूव कर रहे हो, कार मूव कर रही है, ठीक है, अभी क्या हुआ, एकदम से सडनली से ब्रेक लगा, सडनली ब्रेक लगा तो क्या हुआ, बॉडी किस में रहना चाहती थी, मोशन में, ठीक है। अब जैसे लोअर पार्ट तो क्या हो गया, एकदम से रेस्ट में आ गया, ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है उसमें आपको फील होगा कि बॉडी किस में थी, मोशन में थी। तो बॉडी मतलब कार मोशन में तो आपकी बॉडी भी मोशन में, तो जो अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। और गाड़ी ने तो क्या कर दिया, ब्रेक लगा दी, तो आपका लोअर पार्ट तो रुक गया मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अपर पार्ट पे फील क्या होगा, वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो रेजिस्ट कर रहा है वो रेस्ट में आने के लिए, क्योंकि वो मोशन में है, अपना मोशन में ही रहना चाहता है। यही तो इनर्शिया था कि अगर वो किस में है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। यही तो बात बोल रहा था वो, इट कैन नॉट चेंज इट बाई इट सेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो, इट सेल्फ नहीं, समझ रहे, अपने आप से नहीं आता। अगर वो मोशन में है, समझ रहे हो, अब रेस्ट में आना है उसको तो वो खुद से नहीं आ जाएगा। आपने गाड़ी की ब्रेक अप्लाई की, ठीक है, तब हुआ, लेकिन उसने रेजिस्ट तो किया ना रेस्ट में आने के लिए, तभी आपकी बॉडी कहाँ गई, आगे गई। दैट इज़ द रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रुकावट देना चेंज में, क्योंकि पूरी जो गाड़ी है वो मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन सडनली ब्रेक लगी तो क्या हुआ, आपका अपर पार्ट किस में जाना चाहता है, मोशन में, तो वो आगे की तरफ जाता है ऐसे,
समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? कई बार तो मैंने देखा है बच्चे बैठे होते हैं पिछली सीट पे और गाड़ी की सडनली ब्रेक लगती है तो सीधा आगे शीशे पे बजते हैं जाके। तो बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखना, बिठाओ एक तो उनको सीट्स पे, ताकि जो ये इनर्शिया वाली कहानी आई उसके कहाँ पर आए, अपर पार्ट पे आए, क्योंकि अपर पार्ट उसका मूव आके क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया। जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात हो रही थी, जब हमने कहा कि रेस्ट पे है और पीछे की साइड आपको जर्क लगा, पीछे की साइड जर्क क्यों लगा, बिकॉज वो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया अपर पार्ट का। और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, अपर पार्ट किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है, समझ रहे हो। एंड इसीलिए ड्यू टू इनर्शिया उसको क्या लगता है, जर्क लगता है, आगे की तरफ झटका लगता है उसे। आप नॉर्मल बैठे हो, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगेगी तो आपका अपर पार्ट आगे नहीं जाता क्या, क्यों जाता है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या कहता है, वो मोशन में ही रहना चाहता है, समझ रहे हो, रेजिस्ट कर रहा है वो चेंज को, तो इसलिए झटका लगा आपको, क्योंकि वो तो मोशन में ही रहना चाहता है, समझ रहे हो। और गाड़ी रुक गई तो क्या हुआ, आगे की तरफ गई। यही चीज़ किस में अप्लाई होती है आपके पास, ये चीज़ समझ में आ गया। पर्सन सीटिंग इन अ मूविंग कार गेट्स अ फॉरवर्ड जर्क व्हेन कार स्टॉप सडनली, ठीक। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की भी बात यही है, कहता है द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इनएबिलिटी है उसकी कि बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि कोई चीज़ है अगर किसी डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चल रही है, तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। अब क्या हुआ, आप गाड़ी में मूव कर रहे हो, ठीक है, और गाड़ी ने टर्न लेना है ऐसे, ठीक है, गाड़ी ने ऐसे टर्न लेना है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, गाड़ी टर्न ऐसे ले रही है, ठीक है ना। आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी ऐसे मूव कर रही है और टर्न यहाँ लेना है। अब होगा क्या, जब ये पोजीशन आएगी ना कि जहाँ पर गाड़ी ने ऐसे टर्न लिया, तो आप देखना आपकी जो बॉडी है ना वो इस साइड को जाती है थोड़ी सी गाड़ी में ही, मतलब आप देखना जिस साइड ऐसे मुड़े ना तो आपकी बॉडी इस साइड जाती है। वो इस साइड क्यों जाती है, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो जब आप इधर गए वो उसको लगता है इधर ही जाना है बॉडी को, यानी कि क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ कि आपका जो बॉडी है वो इस साइड गई। जैसे मान लीजिए इधर ऐसे स्ट्रेट मूव करना है, अब इधर जाना है, ठीक है, तो आपको देखना जब इधर जाना है तो आप इधर मूव करते हो, ऐसे ऐसे होते नहीं हो। जैसे मान लो गाड़ी में आप बीच में बैठे हो पिछली सीट पे और इधर भी लोग हैं इधर भी लोग हैं, ठीक है, तो जैसे गाड़ी इधर मुड़ी तो आप इधर वाले की तरफ गिरोगे, ठीक है, और गाड़ी जब इधर जा रही है तो आप इधर वाले की तरफ गिरते हो। वो क्यों, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन स्ट्रेट लेना चाहता है, जो बॉडी है आपकी, ड्यू टू द इनर्शिया अपर पार्ट क्या होना चाहता है, उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। लेकिन अब गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई, समझ रहे हो, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, तो आपको लगता है थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ देखो बहुत ही छोटी है, लेकिन देख लो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार गेट्स अ साइडवे जर्क। साइडवे का जर्क लगेगा, उसे झटका लगेगा व्हेन कार टेक्स टर्न सडनली, जब कार सडनली टर्न लेती है, ठीक है। कहीं देखे होंगे आपने रफ ड्राइविंग वाले ड्राइवर, ठीक है ना, रैश ड्राइविंग वाले, तो उसमें देखना जरा कैसे झटके लगते हैं साइड वाले, कभी इधर समझ रहे हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया आपको इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली है क्या चीज़, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज कर सकता, खुद से अपना यूनिफॉर्म मोशन नहीं चेंज कर सकता। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्लियर है। ये चीज़ें लॉ ऑफ इनर्शिया में गैलीलियो को पता चली कहाँ से, उसके इस एक्सपेरिमेंट से। जब उसने देखा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनलेस है बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, अपने आप से नहीं रुकेगा वो। तो रेस्ट पे कोई चीज़ वो रेस्ट पे ही है। वही चीज़ इसने यहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया में बताई। अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया में कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और मेन बात जो थी वो अरिस्टोटेलियन में और गैलीलियो में क्या थी, यही बात में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार दोनों ही सेम बात कह रहे हैं, ये कहानी क्या है। वो भी कह रहे थे एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ये भी यहाँ पर कह रहा है गैलीलियो की फोर्स रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स। तो अरिस्टोटेलियन ने तो नॉर्मल बोल दिया कि भैया एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो बॉडी को मोशन में करने के लिए, लेकिन जो गैलीलियो था उसने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस कर दें, फ्रिक्शनलेस कर दें, तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड है ही नहीं। अगर एक बार हमने कोई स्पीड दे दी वो तो मूव कर ही जा रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन उसने रियलिटी में फिर क्या बताया कि इन रियलिटी ये तो हो नहीं सकता कि फ्रिक्शनलेस हो जाए चीज़ें। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर, वो कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए। नेट फोर्स वहाँ पर क्या है, जीरो ही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि नेट फोर्स जीरो कैसे होगी। अब मान लो इसने 5 न्यूटन का दिया और ये 5 न्यूटन का क्या है, हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है, और 5 न्यूटन का ही दिया इसने, तो यहाँ कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा ये इतनी फोर्स में, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है। हम यहाँ नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट्स की और जो एरिस्टोटेलियन ने बोला, इन दोनों की बातों में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस यही था सिर्फ, उसने कहा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, गैलीलियो ने कहा नहीं, ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें तो वो क्या है,
ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इन रियलिटी उसने कहा कि फ्रिक्शनलेस तो होते नहीं है पार्ट, तो उसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो किस लिए होती है, काउंटर करती है फ्रिक्शन। तो ये जो थे ट्रू जो लॉज थे फोर्स के वो गैलीलियो ने बताए, ठीक है। और गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो आगे स्टडी करेंगे हम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़ो। ओके, थैंक यू।